रूपा अपने घर की रसोई में जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी होती है कि तभी वहाँ उसकी सास कुंती आती है और कहती है, क्या बात है बहू, फिर से सुबह सुबह खाना बनाने के लिए लग गई? और ये हलवा किसके लिए है और किस खुशी में बनाया जा रहा है? थोड़ा बताने का कष्ट करेगी? माँ जी, आप तो जानती है कि मैं ये हलवा अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ और मैंने कुछ पकोड़े बनाने का सामान भी रख लिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर वो तेरी सगी माँ नहीं है, फिर तू क्यों उसके लिए इतना सब कुछ करती रहती है? उसने तेरी शादी करवा दी और तू इस अमीर घर में सेटल हो गई। तुझे पढ़ा लिखा दिया, इतना बहुत है, अब भूल जाओ उसे। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया और मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं शादी करके इस घर में आ सकूं, और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा मेरी माँ रहेंगी। भले ही मैं तुझे जितना भी डांट लूं, लेकिन जब मैं तेरा ये अच्छा स्वभाव देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर लाई हूँ। सच में बहू, आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप से इतना प्यार नहीं करते जितना तू अपनी माँ रोशनी से करती है। कुंती अब खुशी खुशी रसोई से चली जाती है, जिसके बाद रूपा अब खाना बनाकर सारा सामान पैक करके एक आश्रम में ले जाती है। वो एक आश्रम था, तभी वहाँ पर कुछ और लड़कियां आ जाती है और वो सब लोग रूपा से गले मिलने लगती है और कहती है, रूपा, मुझे नहीं पता था कि आज तुम भी यहाँ पर आने वाली हो। दरअसल क्या है ना, आज हमने भी सोचा कि हम भी माँ से उनके जन्मदिन पर मिलने चले। वैसे हम माँ का कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं ना। हफ्ते के 7 दिन हम 7 बहनें मिलकर माँ के लिए कुछ ना कुछ बनाकर लाते हैं और माँ का ध्यान रखते हैं। हम माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा माँ का ऐसा ही ख्याल रखेंगे। आखिर कौन थी ये 7 लड़कियाँ और ये सब क्या हो रहा था? चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। रोशनी एक गरीब औरत थी जो कि एक बाल आश्रम चलाया करती थी, जहाँ पर कई लोग अनाथ बच्चों को छोड़कर चले जाया करते थे। एक दिन रोशनी रात के समय दरवाजे पर दस्तक होने पर खोल कर देखती है तो वहाँ 7 लड़कियाँ लेटी हुई थी। वो सब अलग अलग घरों से आई हुई थी और रोशनी उन बच्चियों को देखकर कहती है, न जाने कैसी दुनिया है और कैसे जमाने वाले हैं। जब बच्चियों को पाल नहीं सकते तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हैं? जिसके बाद उन्हें रोशनी उठाकर अपने साथ ले आती है और वो लड़कियां भी रोशनी को अपनी माँ ही माना करती थी। धीरे धीरे रोशनी उन लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है और जैसे ही कुछ साल और गुजरते हैं, वो रोशनी अब अपनी 7 बेटियों की शादी करके उन सबका घर बसा देती है। अब 7 ही बहनें जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि रोशनी रो रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। ऐसा मत करिए, मेरी बेटियों को इस बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये आश्रम बंद होने वाला है और अब यहाँ पर किसी भी बेसहारा को सहारा नहीं दिया जाएगा। मैम, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। या तो आपको कुछ अमाउंट सरकार को चुकाना होगा या फिर आपको ये वाला आश्रम बंद करना होगा, क्योंकि आपने कई साल से पैसे नहीं दिए हैं। कॉलर ये बोलकर कॉल कट कर देता है, जिसे सुनकर रोशनी रोने लगती है। उसे नहीं पता था कि उसकी 7 बेटियों ने इस बात को सुन लिया है। इसके बाद उसकी 7 बेटियां उसके पास आती है और कहती है, माँ, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम 7 बहनें रोज एक दिन आपके पास रुकने के लिए आती है ताकि आपको अकेला महसूस ना हो, लेकिन आपने हमें इतना पराया कर दिया कि आपने हमें अपनी तकलीफ बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे, हम इस आश्रम में पली बड़ी है, यहाँ हमारा बचपन बीता है। अगर आप हमें अपनी परेशानी बताती तो हम इस आश्रम को बचाने के लिए कुछ तो करते। माँ, लगता है कि हमने तो आपको अपनी सगी माँ मान लिया है, लेकिन आपने हमें कभी भी अपनी सगी बेटियाँ नहीं माना था। तभी तो आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। तो मैं क्या करती मेरी बच्चियों, तुम ही मुझे बताओ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आश्रम को मेरे हाथों से जाने से रोक पाऊँ। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? आपकी 7 अमीर बेटियों के पास बहुत पैसा है और हम कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। अब हम सब पैसे जमा करके इस आश्रम को आपके हाथों से जाने से रोक लेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये आश्रम कभी बंद नहीं होगा, ये हमारा वादा है। रूपा की बात सुनकर उसकी बाकी 6 बहनें अपना सर हाँ में हिलाती है और थोड़ी ही देर बाद वो 7 बहनें अपने अपने घर चली जाती है।
लेकिन जैसे ही रूपा घर जाकर इस बारे में कुंती से बात करती है तो कुंती कहती है, देख बेटा, तू सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, भले ही अनाथ थी, लेकिन हम तुझे फिर भी इस घर में ले आए और कभी भी तुमसे कोई भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन अब तू चाहती है कि हम तेरे उस बाल आश्रम को बचाने के लिए पैसे दे, तो सॉरी बेटा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। माँ जी, मैं अपना खुद का कोई काम कर लूंगी और आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बस इस बार मेरी थोड़ी सी मदद करवा दीजिए। बेटा, बात पैसों की नहीं है, और वैसे भी तू तो जानती है कि प्रवीण महीने के लिए बाहर गया है और मैं इतना बड़ा फैसला और इतने सारे पैसे उससे पूछे बिना नहीं दे सकती, और हम उसे कॉल भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसने साफ बोला है कि हम उसे तंग ना करें। ये सुनने के बाद अब रूपा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सातों बहनों से एक कैफे में मिलती है और कहती है, कुछ भी हो जाए, जिस तरह माँ ने हमें सहारा दिया था उसी तरह अब हमें भी माँ का सहारा बनना है। हमें किसी भी तरह उस आश्रम को बंद होने से रोकना होगा। वो बंद नहीं होना चाहिए। फिर तो एक ही तरीका है, अगर हम सब मिलकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तभी जाकर वो आश्रम अब बंद होने से रुक पाएगा। क्या फायदा हुआ हमारे इतने पढ़े लिखे होने का, हमारे इतने अमीर घरों में शादी करके जाने का, जब हम अपनी गरीब माँ की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। गरीब माँ की 7 बेटियां हैं, वो भी 7 अमीर, लेकिन फिर भी हम किसी काम के नहीं हैं। मैं तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती और मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि हिम्मत बिल्कुल भी मत हारो। हमें सिर्फ कोशिश करनी है, अपने आप जीत हमारे कदम छुएंगी। रूपा अब अपनी बाकी की 6 बहनों को भी हिम्मत देती है और अगले दिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसर उस आश्रम पर सील लगाने के लिए आने लगता है, तभी 7 बहनें उसके दरवाजे के पास बैठ जाती है। उन 7 बहनों को आश्रम के बाहर धरना दिए बैठा देखकर ऑफिसर कहता है, आप ये सब क्या कर रही हैं? आपको इस तरह सरकारी काम को होने देने से नहीं रोकना चाहिए। अब ये आश्रम बंद करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए ऑफिसर, ये आश्रम हम बंद नहीं होने देंगे। हम यहीं पले बड़े हैं, ये हमारे लिए हमारा मायका है और कोई भी बेटी ये नहीं देख सकती कि उनका मायका बंद हो जाए। श्रीमती प्रीति, आप तो अनुराग जी की पत्नी है ना? अगर आप अनुराग जी से बात करती हैं तो कुछ हो सकता है। पर जिस तरह अमीर लोगों की तिजोरी भरी होती है, उसी तरह उन लोगों के दिल भी खाली होते हैं। हम 7 अमीर बहनों के ससुराल वालों ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है। भले ही हमारे पास दौलत का दम नहीं है तो क्या हुआ, हमारे अंदर इंसानियत है। अगर आपको इस आश्रम पर ताला लगाना है तो हमारे लाश से गुजर कर जाना होगा। ऑफिसर ये सुनकर घबरा जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि वो 7 बेटियों के आगे कमजोर पड़ जाता है। तभी रोशनी बाहर आती है और कहती है, मेरी बच्चियों, ये सब मत करो, इससे तुम्हारे ससुराल वालों की बदनामी होगी। अरे लोग क्या कहेंगे कि एक गरीब माँ ने अपनी 7 बेटियों का घर तो बसा दिया, लेकिन फिर भी उसकी 7 बेटियां अपनी माँ का दामन नहीं छोड़ पाई। जब उसने अपनी 7 बेटियों का घर बसा दिया, तुम्हारे ससुराल वालों की बदनामी होगी। अगर भगवान ना करे तुम में से किसी एक के ससुराल वाले ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रोशनी की बातों का उसकी 7 बेटियों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद रोशनी अपनी कसम देती है तो वो 7 बेटियां अब कुछ नहीं कहती और ऑफिसर आश्रम पर ताला लगाकर वहां से चला जाता है। बेचारी रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन 7 बहनें वापस रोशनी के पास आती है और कहती है, माँ, अब आप अपना सामान पैक कर लो, अब आप और यहाँ पर नहीं रहने वाली। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है रूपा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल में जाकर नहीं रहूंगी। भले ही मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। रूपा के घर पर नहीं जा सकती, लेकिन अपने घर तो जा सकती है ना। अब आपको अपने घर पर जाने में तो कोई ऐतराज नहीं होगा ना। प्रीति की बात सुनकर रोशनी हैरान हो जाती है, जिसके बाद उसकी 7 अमीर बेटियां उसे एक बड़े से घर में लेकर जाती है, जिसके बाहर लिखा हुआ था रोशनी निवास। ये सब क्या है? ये घर के बाहर मेरा नाम क्यों लिखा है? और क्या ये घर मेरे लिए तुम लोगों ने खरीदा है? पर ऐसा क्यों किया और इसके पैसे कहाँ से आए? माँ, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये घर हम 7 बहनों ने मिलकर लोन पर लिया है और ये लोन भी हम 7 बहनें मिलकर अपनी कमाई से चुकाएंगे।
और गरीब माँ को अपनी 7 अमीर बेटियों पर बहुत गर्व होता है और वो खुशी खुशी अपने रोशनी निवास में रहने लगती है। ये ले, दही शक्कर खा ले। कोई भी अच्छा काम करने से पहले दही शक्कर खा लेना चाहिए। कहते हैं इससे हर काम शुभ होता है। आज मेरे जॉब का पहला दिन है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी। मेरी महक बिटिया इतना अच्छा खाना बनाती है। तेरे सामने तो बड़े बड़े बावर्ची भी फेल है। लेकिन माँ, मुझे तो बस इंडियन खाना बनाना आता है और जिस होटल में मुझे शेफ की नौकरी मिली है वहाँ पर कई तरह के खाने बनते हैं। आजकल तो हर कोई अलग अलग तरह के ही खाना खाना पसंद करता है। कौन होगा जो होटल में आकर शाही पनीर और दाल खाना चाहेगा? अरे मेरी बिटिया, तू बड़ा सोचती है। तू देख ना, जब लोग तेरे हाथ का शाही पनीर और दाल खाएंगे ना, वो जो विदेश का खाना खाते हैं ना, उसे भी भूल जाएंगे। चल जा जल्दी, वरना 10 यहीं बज जाएंगे। महक बचपन से ही काफी अच्छा खाना बनाती थी और यही उसकी आदत उसका हुनर बन जाता है। महक ने कुछ समय पहले ही एक बड़े से होटल में शेफ के लिए अप्लाई किया था और वहां पर महक को नौकरी मिल जाती है। महक जल्दी से अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और बस पकड़कर सीधा होटल पहुंच जाती है। जल्दी से शेफ के कपड़े पहन महक लोगों के किए हुए ऑर्डर को बनाने लगती है। पंकज जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हम इंडियन हैं और हमारा खाना इतना फेमस है। बाहर विदेश से जब भी कोई आता है तो उसे सबसे पहले इंडियन खाना ही पसंद होता है। लेकिन एक हमारे इंडिया के लोग हैं जो अपना इतना टेस्टी और अच्छा खाना छोड़कर ये उटपटांग चीजें खाते रहते हैं। क्या करे महक, जैसे लोग वैसे उनकी पसंद। अब तुम जल्दी से डिश तैयार करो, वो कस्टमर कब से चिल्ला रहा है। पंकज इस होटल में कई सालों से काम कर रहा था। अपने अच्छे नेचर के चलते पंकज के कुछ समय में महक से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इंडियन खाना तो महक काफी अच्छा बनाती ही थी और पंकज के चलते वो बाहर के डिशेस भी सीखने लगती है। ऐसे ही आज भी दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं कि तभी होटल का ओनर राघव गुस्से में चिल्लाता हुआ किचन में आता है। अनुराग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ऐसे कैसे रिजाइन दे सकता है? हमारे होटल की पॉलिसी नहीं पता क्या? सर क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? और अनुराग ने ऐसे रिजाइन क्यों दे दिया? वो तो हमारे होटल का सबसे अच्छा शेफ है। मुझे क्या पता, उसके रिजाइन देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज भी बहुत सारे ऐसे शेफ हैं जो हमारे होटल में काम करना चाहते हैं, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे होटल में जापान से कुछ क्लाइंट आने वाले हैं। अनुराग जापानीज फूड काफी अच्छा बनाता था, लेकिन अब वो नहीं है और इतनी जल्दी हम लोग एक बेस्ट जापानीज फूड बनाने वाले शेफ को कैसे ढूंढ सकेंगे? सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं उन लोगों को यहाँ आने में। अब मैं बाहर से जापानीज फूड ऑर्डर करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम में से किसी को भी जापानीज फूड बनाना नहीं आता। कुछ भी करो, लेकिन 2 घंटे के अंदर मुझे जापानीज फूड तैयार चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है, जिसे देख महक कहती है, लगता है इंसान के शरीर में कोई शैतान की आत्मा है। कितने खड़ूस है ना हमारे ओनर। भला ऐसा कौन करता है? बस दिखाते ऐसा है, लेकिन नेचर में बहुत अच्छे हैं। पर अब हम जापानीज फूड का क्या करेंगे? एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन देखकर ट्राई करते हैं। क्या पता कुछ अच्छा बन जाए। पंकज, महक और बाकी सारे शेफ मिलकर ऑनलाइन जापानीज फूड की रेसिपी देखते हैं और उसे ट्राई करते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी फूड ठीक से नहीं बन पाया था। आज हम सबकी नौकरी खतरे में है महक, अब क्या होगा? बड़ी मुश्किल से मुझे जॉब मिली है। मैं इसे गवा नहीं सकती और ना ही हम ऐसे हार मान सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, आपको बस मेरी मदद करनी होगी। महक अब कमर कसती है और अब सीधा इंडियन फूड बनाने लगती है, जैसे मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव, राजमा, छोले भटूरे, टिक्की चाट और भी कई तरह की इंडियन डिशेस बनाती है। जिसे देख पंकज कहता है, ये तुम इंडियन खाना क्यों बना रही हो? वो लोग जापानीज हैं, इंडियन नहीं। उन्हें जापानीज खाना खाना है। जब वो ये खाना खाएंगे ना तो अपना चिंग चांग चू वाला खाना 2 मिनट में भूल जाएंगे। महक जल्दी से सारा इंडियन फूड तैयार कर देती है। थोड़ी देर में राघव अपने जापानीज क्लाइंट के साथ होटल में आता है और अब सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। एक एक कर महक सभी शेफ के साथ डाइनिंग टेबल पर इंडियन खाना लगा देती है, जिसे देख राघव धीरे से पंकज से कहता है, पंकज ये सब क्या है? मैंने तुम्हें जापानीज फूड बोला था और यहाँ तुमने छोले भटूरे और पनीर की सब्जी लाकर रख दी है।
मैं क्या करूं सर, ये सब कुछ महक ने बनाया है। मैंने उसे कितनी बार मना किया लेकिन उसने मेरी सुनी ही नहीं। महक के साथ साथ तुम्हारी नौकरी भी अब गई। राघव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वो जापानीज क्लाइंट महक का बनाया हुआ इंडियन खाना खाते हैं, जिसे खाकर Oh God, this food is so delicious. I have never eaten food this good before. Raghav, thank you so much for feeding us such good food. We were thinking that I have to eat only Indian food. Thank you so much, Raghav. अपनी जापानीज क्लाइंट को अपने होटल का इंडियन खाना इतना पसंद आता देख राघव काफी ज्यादा खुश होता है। लंच के बाद राघव उन सबको कार तक छोड़ने के लिए जाता है और अब सीधा सभी शेफ के पास आता है। मैंने तो पहले सोचा था कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, लेकिन तुमने तो मेरी सोच बदल दी। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हुई और मेरे क्लाइंट्स भी खुश होकर गए हैं। सर, इंडियन खाने की बात ही अलग है, इसके आगे तो जापानीज क्या, हर तरह का खाना फेल है। महक की बात सुनकर राघव मुस्कुराता है। महक जब से होटल में आई थी तब से इस होटल के रेगुलर कस्टमर जो हमेशा अलग अलग तरह का खाना ऑर्डर करते थे, वो सिर्फ महक के अच्छे स्वाद के चलते इंडियन खाना ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। और अब धीरे धीरे राघव की होटल की इमेज काफी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते राघव अब महक से अट्रैक्ट होने लगता है और उसे बहुत जल्दी महक से प्यार भी हो जाता है। और आज सबके सामने राघव महक को रिंग देकर प्रपोज करता है। Will you marry me, महक? ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस होटल के मालिक हैं और मैं एक मामूली शेफ। तो क्या हुआ, मुझे अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? महक भी राघव को पसंद करती थी, इसलिए वो राघव को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और सिर्फ कुछ ही महीनों में राघव और महक की शादी हो जाती है। शादी के बाद महक अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों में लग जाती है। अरे भाभी, आप जब से सिर्फ ये रोटी सब्जी खा रही है, आप ये सुशी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है, स्पेशली भैया ने बनाई है। नंदिनी, मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है, मुझे तो बस सादी दाल रोटी मिल जाए यही काफी है। अरे नंदिनी, तुम भी किसे बोल रही हो? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी भाभी गरीब परिवार से आई है। इन लोगों को तो बस दाल रोटी मिल जाए, बस वही काफी है इनके लिए। मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हाँ हाँ, कुछ गलत नहीं कहा आपने। राघव की ये बात महक को किसी सुई की तरह चुभने का काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज राघव और महक से मिलने के लिए राघव के कुछ दोस्त आते हैं। राघव, तुम्हारी वाइफ तो बहुत अच्छी है, कितना हंसा रही है हमें। एक काम करते हैं, हम लोग किसी बाहर रेस्टोरेंट में चलते हैं खाने के लिए। मेरा यहाँ पर फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ का चाइनीज बहुत टेस्टी है। हाँ हाँ भाभी, जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम लोग बाहर चलते हैं। अरे नहीं यार, इसे यहीं रहने देते हैं। इसे तो बस नॉर्मल खाना ही पसंद है। चाइनीज, थाई, ये सब तो इसे पता भी नहीं होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? इसे तो बस रोटी सब्जी यही मिल जाए वो काफी है। इतने महंगे खाने के बारे में तो महक ने कभी सुना भी नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब खाना मुझे पसंद नहीं है। एक काम करिए, आप तीनों चले जाइए, वैसे भी मुझे काम था। इतना कहकर महक अपने कमरे में चली जाती है और राघव की बातों को याद कर रोने लगती है। दरअसल महक ने कभी इतने महंगे खाने के बारे में सोचा भी नहीं था। राघव से शादी करने के बाद भी महक घर में सिंपल और सादा ही खाना बनाती थी, जिसके चलते राघव आए दिन उसे बातों बातों में काफी ताने दिया करता था। समय गुजरता रहता है। महक अपनी अलमारी में साड़ियाँ लगा रही होती है कि तभी महक के पास उसकी माँ सुमित्रा का कॉल आता है। अरे महक बेटा, कब से कह रही हूँ तुझे कि दामाद जी को लेकर घर आ जा। कब आएगी? आस पड़ोस के लोग भी दामाद जी से मिलना चाहते हैं। हम लोग जल्दी आएंगे, बस इन्हें थोड़ा आजकल काम ज्यादा है ना, मैं उनसे बात करती हूँ। जब आए तो मुझे एक दिन पहले बता देना। दामाद जी के लिए मैं सब कुछ बनाकर रखूंगी, सूजी का हलवा, मिक्स वेज की सब्जी, पुलाव और तेरी वो मनपसंद लहसुन की चटनी भी। हाँ माँ, क्यों नहीं, हम जल्दी आएंगे। महक इस बारे में राघव को बताती है, जिसे सुन राघव महक के मायके जाने के लिए हाँ कर देता है। महक जानती थी कि राघव जब उसकी माँ का बना हुआ सादा खाना खाएगा तो वो वहाँ पर भी उनका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आएगा, जिसके चलते महक राघव को दोपहर में आने के लिए बोलकर खुद सुबह सुबह अपने मायके आ जाती है और अब ढेर सारा राशन लाकर खुद ही तरह तरह के महंगे और स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती है।
महक बेटा, ये तू क्या बना रही है? ये सब क्या चीज है? मुझे तो इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये चाइनीज, जापानीज और ये थाई फूड, और जो मैं बना रही हूँ वो इटालियन फूड बना रही हूँ। इन्हें ऐसे ही महंगे खाने पसंद है ना, इसलिए। महक इंडियन खाना छोड़कर कई अलग अलग तरह की डिशेस बनाती है, और जैसे ही राघव महक के गरीब घर आता है तो महक एक एक कर उसके सामने सारा खाना परोसने लगती है, जिसे देख राघव कहता है, महक, ये सब क्या है? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे आलू की सब्जी और पूरी खिलाओगी, लेकिन ये सब तो मेरा फेवरेट खाना है। तुमने काफी अच्छी दावत दी है मुझे। वैसे ये सब तुमने कहाँ से मंगवाया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तो तुम्हें इसे बनाना नहीं आता। राघव, ये आपकी गलतफहमी है कि मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मैंने भले ही आपके होटल में सिर्फ कुछ महीने ही काम किया था, लेकिन इन कुछ महीनों में मैं काफ़ी कुछ बनाना सीख गई थी। पर मुझे हमेशा से अपना भारतीय देसी खाना ही पसंद था। आपने हमेशा मेरी गरीबी और मेरे सादे खाने को लेकर मुझे ताने मारे। आपको क्या लगा, क्या मैं ऐसा अमीरों वाला दावत का खाना नहीं बना सकती, या मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है? सबका टेस्ट अलग होता है, लेकिन आपने कभी मेरी बातों को नहीं समझा। आप हमेशा हर किसी के सामने मुझे ताने देते रहे। महक बेटा, ये तू दामाद जी से किस तरह से बात कर रही है? माँ, मैं सही बात कर रही हूँ। क्यों राघव, कुछ झूठ तो नहीं बोला है ना मैंने? मैं जानती थी अगर आज माँ ने आपके सामने नॉर्मल खाना रखा तो भी आप उनकी बेइज्जती करेंगे, इसलिए सुबह जल्दी आकर ये सब मैंने खुद बनाया है। और चिंता मत करिए, इन सब को बनाने में आपका एक भी रुपया नहीं लगा है। मेहनत करके जो मैंने पैसे कमाए थे उन्हीं से ही सब सामान लिया है मैंने। अब आप ऐसे देख क्या रहे हैं? खाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और हाँ, मेरे घर में अवन नहीं है जो मैं इसे बार बार गर्म कर सकूं। महक की ऐसी बातें सुन राघव को अपनी कही हुई बातों पर अफसोस होता है, और अब वो महक से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मजाक में कही हुई मेरी ये बातें तुम्हें इस तरह चुभने का काम करती हैं। तुम सही कह रही हो। मैंने हमेशा अमीरी गरीबी में बहुत फर्क किया है। मैं भूल गया कि बचपन में मैं भी यही खा पी कर बड़ा हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। राघव को अपनी गलती का एहसास होने पर महक उसे माफ कर देती है, जिसके बाद अब राघव अपनी सास और अपनी पत्नी के साथ बैठकर वो सारा खाना खाता है। और अब से राघव कभी भी महक को अमीर खाने को लेकर बेइज्जती नहीं करता, और अपने इंडियन और बाहर के खाने को लेकर की सोच को भी बदलता है।